मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं चिदानंद आत्मा हूँ। शिव का रूप, शिव मूर्ति का नाम नहीं है। शिव का मतलब है गुडनेस, कल्याणकारी। मैं वो कौन हूँ? मेरा ये शरीर तो मेरा हर वक्त बदल रहा है। इतनी देर हम यह बात कर रहे हैं, हम सबका शरीर बदल रहा है, आत्मा नहीं बदल रही। ना जायते मिरियते व कदाचि नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमानी शरीर। मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? तो हमें लेकिन हमारी चूंकि अनभिज्ञता है अपनी संस्कृति से, अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों से, तो हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, किस घर में पैदा हुए। और मैं प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, जिनकी मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी थी, जेएनयू में थे, लेफ्टिस्ट थे, उनका एक जुमला मैं कभी नहीं भूलता हूँ और मैंने बहुत दफ़ा कोट किया है। आप कम्युनिटी कॉन्शियसनेस जितनी बढ़ाएंगे उतना ही आप इसकी संभावनाएं पैदा कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता बढ़ेगी। ये सिर्फ कम्युनिटी पे नहीं है, कास्ट की कॉन्शियसनेस अगर आप बढ़ाएंगे तो कास्ट, अलग अलग जातियों के बीच में एक दूसरे पर अविश्वास और तनाव का वातावरण बनेगा ही। और जब वो बनेगा, तनाव का वातावरण बनेगा, तो फिर आपके अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उसको आदमी इग्नोर करेगा और केवल किसी भी मामले में वो पहले ये देखेगा कि आप किस जाति से या किस संप्रदाय से। अब किसी ने मुझसे सवाल किया कि मुसलमानों के प्रतिनिधि होने के नाते, अक़लियती नुमाइंदे के, मैं क्या यार, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ भाई, जहाँ पे मुसलमानों का वोट 10%, 11% कुल है। तो अब मुझे आके दिल्ली में तुम एक कम्युनिटी का प्रतिनिधि बना दोगे, तो जिन्होंने मुझे वोट दिया है वहाँ पे, किसी, मैं जीता हूँ और लंबे मार्जिन से जीता हूँ, और मेरे नियरेस्ट राइवल मकबूल कुरैशी साहब, किसी तीसरे कैंडिडेट की जमानत नहीं बची, और कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोट कितना? 11%। तो मैंने कहा वो जिन्होंने पर्दे के पीछे जाके मुझे वोट दिया है, उनके ऊपर क्या बीतेगी जब वो पढ़ेंगे कि मैं दिल्ली पहुंच के सिर्फ एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन गया हूं। मैं क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, जिस तरह औरों का अधिकार है इस तरह मुसलमानों का, लेकिन मैं ख़ास तौर से उनका नुमाइंदा बन गया। ये कहाँ, कोई मुझे दिल्ली में नहीं लिखता। लेकिन जिस दिन से बिहार पहुंचा हूँ उस दिन से मुस्लिम गवर्नर, 26 साल बाद मुस्लिम गवर्नर। अरे भाई सर, हमारी आदत ऐसी छूटती नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि यही चीज़ है जिसने आपके बंधन डाले हुए पैर में। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। मैं मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि मैं चाहता हूँ ऐसा देश बने कि जहाँ मेरे बच्चों की आइडेंटिटी कंटेंट ऑफ कैरेक्टर से तय हो, उनके खाल के रंग से तय ना हो। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं आपसे भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ। भारत में तो ये सवाल बार बार पूछा गया है कि मैं कौन हूँ। शंकराचार्य से जब उनके गुरु पूछते हैं मैं कौन हूँ, पूछते हैं तुम कौन हो, तो शंकराचार्य क्या जवाब देते हैं? मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम। लोकल वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। इनफैक्ट अमेरिका में पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द लोकल न्यूज़ रेदर देन द ग्लोबल न्यूज़, और इसीलिए लोकल सेंट्रिक जो न्यूज़पेपर है, या इवन वहाँ भी सोशल मीडिया स्पेशली ट्रम्प के इलेक्शन में हमने देखा कि वो बहुत बड़े रूप में आया, और वहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत टू एन एक्सटेंट आपको सबसे डिस्क्रेडिटेड भी हो गई थी। उन्होंने एक बायस्ड एक अप्रोच लेके वो उस इलेक्शन में गए थे। बट मैं इसी बात पे मैं भारत वाले पर्सपेक्टिव पे आऊँगा, क्योंकि वेस्ट जब हमें देखता है तो वेस्ट हमें बोल रहा है कि जो हमारी मीडिया है उस पर कंट्रोल आ रहा है। लेकिन जब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है यस, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आ रही है अब मीडिया में,
पर ये तो डेमोक्रेटाइजेशन है, यानी नेपाल के शब्द में आप बोल सकते हैं मिलियन म्यूटनीज है, जहाँ की अब सबकी विचारें आ रही है, सिर्फ एक लुटियंस की विचार नहीं आ रही है, या फिर कुछ एक एलिट है जो, या वह एक ऐसा वर्ग जो कि अपने आप को एजुकेटेड मानता था और वही सिर्फ बोल सकता है और सब सुनेंगे. इन ए वे इट्स ए काइंड ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड मीडिया. व्हाट यू टू से ऑन दैट सर? सर्टनली डेमोक्रेटाइजेशन, और मतलब इसको आप कैसे देखते हैं वो चीज़ है. डेमोक्रेटाइजेशन तो ज़रूर है, सबको वॉइस है हर किसी का. अब उसमें अगर सबको वॉइस है तो उसमें गलत ओपिनियन भी आएगा, उसमें जो है सो ल्यूनाटिक ओपिनियन भी आएगा, उसमें एक्सट्रीम ओपिनियन भी आएगा. लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब ही यही है. असल में हम लोग ना बड़ा डेमोक्रेसी जो है वो जिसको हम लोग वर्च्यू, और वर्च्यू है भी कि ठीक है सबको ये, लेकिन डेमोक्रेसी जो है सो बड़ा ऑर्डरली चीज़ नहीं है. डेमोक्रेसी जो है सो बहुत डिसऑर्डरली होता है, बहुत नॉइजी होता है और बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है. ठीक है, डेमोक्रेसी ये नहीं होता है कि हमने हमने कह दिया कि भाई इस व्यक्ति को और ऐसा ये सबसे सही व्यक्ति है और सब लोग जाके उसको वोट कर दे, और ये नहीं. डेमोक्रेसी अगर सबका ओपिनियन है और अगर सबका एक तरह का मत है, और उस पर ये जरूर है कि ये मतलब डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम इटसेल्फ और एज ए कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, वेदर इट इज़ द राइट थिंग और दैट कैन बी डिबेटेड. कि भाई अगर कोई एक बढ़िया विद्वान जो कि शायद यूनिवर्सली अक्लेम्ड विद्वान हो, उसका ओपिनियन उतना ही हो जो कि एक दूसरे व्यक्ति का हो, या उसका वजन, उसके बाद का वजन उतना ही हो जो कि एक दूसरे व्यक्ति का हो जो कि एक नॉर्मल इंसान हो, तो उस पर ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि ये शायद फेयर सिस्टम नहीं है. हो सकता है. आपने अच्छा खासा ट्रैवल किया है बिहार में, ये तो पता चल रहा है. और रिसर्च की बात भी की, रिसर्च करते हैं, ये तो पूरा एक इन्फॉर्मेटिव साइड हो गया कि आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. इसमें एंटरटेनमेंट कैसे आप जोड़ते हैं? अभी जैसे इसमें एंटरटेनमेंट कैसे देखते हैं, जिस तरह से जब मैं एक रिपोर्टर हुआ करता था, तो उस समय हम लोग जब किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते, वॉक थ्रू कर रहे होते थे, या फिर कहीं पे पीस टू कैमरा कर रहे होते थे, तो वहाँ पे उसी जगह पे खड़ा होकर मुझे बोलो नमस्कार आप देख रहे हैं ये और वो, ये देखिए हमारे पीछे. तो वो इन्फॉर्मेशन हो गया सिर्फ. अब एंटरटेनमेंट वो हो गया कि मैं चढ़ते चढ़ते पहाड़ पर उसको इस तरह से एक्सप्लोर कर रहा हूँ जिसमें मेरी अदाएँ भी दिख रही हैं आपको, और जब वो म्यूजिक के साथ मिलती हैं तो वो एक्सप्लोर हो जाता है और वो उसमें एंटरटेनमेंट जुड़ जाता है. जैसे कि आपकी या ऐसा कुछ आपने देखा है कि कुछ बदलाव कि आपने एक्सप्लोर किया, वीडियो डाल दी, उसके बाद फिर फॉलोअप्स में कुछ गए, आप दोबारा वहाँ पे गए, या फिर वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करके उससे लोगों को लाइवलीहुड मिला या कुछ काम मिला? तो एक वाटरफॉल है कशिश वाटरफॉल, जो कि करमचट डैम से थोड़ा सा पहले पड़ता है. वहाँ पे जब मैं पहली बार गया था तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, नथिंग. हमें भी डर रहे थे, इसलिए डर रहे थे क्योंकि बहुत लोग ये गांव वाले बता रहे थे कि उधर पार्टी मूवमेंट होता है. पार्टी मूवमेंट से पता नहीं आप फैमिलियर है कि नहीं, मतलब नक्सलाइट वाला वो मूवमेंट होता है. तो उस समय हम भी डर रहे थे. लेकिन आज मैं जब 3 साल बाद गया उस जगह पर, तो देखा कि वहाँ पे पूरी बस्ती बसी है. वहाँ पे कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ होटल्स खुल गए हैं, छोटे छोटे वहाँ पे फूड कार्ट्स लगे हुए हैं, पानी के बोतल्स मिल रहे हैं लोगों के लिए. चेंजिंग रूम के लिए, आप ग्रामीण ही हैं, वो चेंजिंग रूम के लिए अलग से अपना घर का कोई कोना दे दिया है कि अगर कोई फीमेल जाती है वहाँ पे एंजॉय करने के लिए तो चेंज कहाँ करेगी. तो इस तरह की चीज़ें होती है, कम्युनिटी बिल्डअप होती है. तो मतलब बड़ा ही सरप्राइज था कि बिहार टूरिज्म की वेबसाइट भी अपडेटेड नहीं है. 2 साल 3 साल पुराने कंटेंट पड़े हुए हैं आज भी, और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, एक नॉर्मल जो कि 1 साल पुरानी कंपनी होगी उसमें उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होंगी. ठीक है, तो शायद जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने का, ठीक है, एक चंक्स में हो रहा है कि रोड्स बन रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, बट एक कम्प्रिहेंसिव होता है प्लान के साथ. ठीक है, शायद वो एक पार्ट मिसिंग है. यहाँ के अगर मेरे ऑफिस में भी मैं बात करूँ तो एटलीस्ट 15-20 लोग हैं जो बिहार से हैं. ठीक है, आईटी में आप ले लीजिए, सेल्स में ले लीजिए, ऑपरेशंस में ले लीजिए, यहाँ से हैं. ठीक है, और ऑफ कोर्स उनके मन में भी कुछ होगा कि हम कुछ करें अपना. यहाँ पे मौका नहीं मिला तब वो आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं. Whom should we be selling it to? Because if we go ahead and start pitching potential opportunities to Mitsubishi from Japan, versus if we start pitching to Adani from Bombay, versus we start pitching it to say a Jafco, which is based out of the entirety of APAC. Those are 3 very different people, right? Whom do we pitch to first?
right now focus on domestic and people who are ready to take the risk, who have little more risk appetite. By the way, when I talk about risk, I'm not talking about risk in terms of financial terms, but in terms of the unknowns, the uncertainties. Bihar, the social and the law and order state is pretty much like any other state now. Gone are the days when you talk about it, it's a crime-prone state, like we discussed in the earlier sessions. Not going over it again and again. So yeah, let's focus on domestic investors. Slowly grow the ticket size to maybe 700, 800 crores. Let's learn from the missed opportunities. Suppose there is a state case, investment case that is looking at 5 states. Why did it not come to Bihar? Why did it go to Odisha? Let's look at that. Let's learn from the best. It's a continuous learning process, and let's create a virtuous cycle out of that. Let's look at sector-wise. Let's look at a couple of sectors. Food processing obviously remains great, but food processing will remain largely domestically driven because it's very difficult for a Japanese food processing company to make in Bihar and then export it out. That doesn't happen. So you will see domestic companies in food processing, and we're already seeing that. Textiles, it's time to start focusing on exporters, contract manufacturers based out of other countries. Bangladesh is a great opportunity for reasons we know. Start focusing on maybe technical textiles now. That is a large ticket investment again. Needs ecosystem. I think we'll slowly have the ecosystem in 2-3 years for general other segments or subsectors of textiles. आप बीडीसी के साथ कर रहे हैं, क्या इस तरह के और फॉर्मेशंस हैं जिनके साथ या तो आप काम कर रहे हैं बिहार में, या आप सोचते हैं या आपके भविष्य के प्लान में है कि उनके साथ आप काम करेंगे, जिससे कि जो रीच है आपका या आपके इन्वेस्टमेंट का जो रीच है, जो इम्पैक्ट है, वो थोड़ा इसके बियॉन्ड भी जाएगा जिन संस्थाओं के साथ आप काम कर रहे हैं, या जो आपका विजन है उस विजन की तरफ हम जाएंगे? तो बिहार में कोई भी एनजीओ सही नहीं होता है, ये लोग पैसे को बर्बाद कर देते हैं, फंडिंग बंद करो। तो ये प्रॉब्लम है डोनर की, उन्होंने प्रॉपर ढंग से नहीं, गो क्लोजर, जितना क्लोज पार्टनर के हो सकते हो। हमने पटना में ऑफिस शुरू की, पर्पस यही था कि क्लोज जाइए और वो देखिए। अगर बिहार में हेल्दी बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है एनजीओस का, क्रेडिबल गुड ऑर्गेनाइजेशन का नंबर आपको एक लेवल पे जाके रुक जाने वाला है, तो आपको इकोसिस्टम कल्चर में इन्वेस्टमेंट करना होगा। लाइक वी आर इन्वेस्टिंग विद बीडीसी कि आप इकोसिस्टम डेवलप करो। हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होगी एज ए डोनर, इंक्यूबेशन, कि अगर आईआईएच बहुत अच्छा काम कर रहा है ये हेल्थ में, तो क्या आईआईएच अपने साथ 5 छोटे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के ग्रो करके इंक्यूबेशन स्ट्रेटजी में ले जाएगा? तो ये सब प्रॉब्लम डोनर की भी है राजीव, ऑनेस्टली स्पीकिंग। डोनर हम चैरिटी जब करते हैं तो हमको लगता है कि हमारा सब एक्ट पुण्य है। द प्रेजेंट स्टेट की अगर मान लीजिए कि, और मैं उदाहरण देता हूँ, एक बहुत क्लासिकल उदाहरण है। हमारे में से ही एक दोस्त ने जो एपीयू अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, उनके चांसलर को मेल लिखा कि भैया आप लेते हैं ये जो टेस्ट लेते हैं अंग्रेजी में लेते हैं, हमारे तो बच्चे जा कर के कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं। मतलब खास करके जो गांव से बच्चियां आ रही हैं, जो गांव से बच्चे आ रहे हैं जिनकी अंग्रेजी में दक्षता थोड़ी कमज़ोर है, तो अब तो वो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया कि उन्होंने अलग अलग क्लासरूम या इंग्लिश का ट्यूशन देना शुरू किया। तो आई थिंक जैसे ही जिसका हार्ट एंड हैंड एज द गुड प्लेस, जो वाकई चाहता है कि हम जा कर के लास्ट माइल काम करें, वाकई चाह रहा है कि ऐसी संस्थाएं विकसित हो जो समाज के साथ मिल कर के काम करें, क्योंकि अल्टीमेट एजेंडा यही है कि जो सुविधाएं हैं, जो चीज़ें हैं, बदलाव जो है वो लास्ट माइल में हो। तो आई थिंक जिसके ये मूल्य हैं, ये आदर्श हैं, वो नीचे से ऊपर ले करके जा रहे हैं इन चीज़ों को। और आई थिंक कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल जैसे अब हम हर तरीके से रेडी हैं, हमारा एवरीथिंग एज द गुड, बट कंप्लायंस वाइज अगर हम कुछ मार खा रहे हैं तो वहाँ पे करने की ज़रूरत है। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डोनर जो आया है, अगर इंटेंट ठीक जगह पे है तो दे टेक फीडबैक, दे ऑल्सो ट्राई टू टॉक टू द
सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग, उनके चैलेंजेस को एक्नॉलेज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, और the feedback is also taken very very positively, and they also adapt.